अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और उसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किए हैं, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, दैट इज़ एंजाइम्स। और ये चैप्टर भी एमडीकैट के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करूँ पेपर के लिहाज से फॉर इंटर, इसमें सिर्फ मैं कुछ ही क्वेश्चंस बताऊँगा जो आपने कर लेने हैं और आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर इतना लेंथी चैप्टर भी नहीं है और कॉन्सेप्चुअल है, तो बस इसको समझना है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट एंजाइम का स्ट्रक्चर, क्या होता है एंजाइम्स, है क्या, इसकी डेफिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो हम प्रॉपर्टीज़ को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ से ही शॉर्ट में सवाल आता है कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिखें आप, 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ सो आपको याद करनी होती हैं और वहाँ से एमसीक्यूज़ भी बहुत मिलते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पीडीएफ किसी और की यूज़ की है, ठीक है, बिकॉज बिल्कुल क्लियर पीडीएफ कहीं अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता है, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। इंट्रोडक्शन कह रहे हैं हमारी लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चलती रहे, ठीक है, इफ़ यू वांट आवर लाइफ टू गो ऑन एज इट इज़ गोइंग ऑन नाउ, ठीक है, तो हमें अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको कंटिन्यू रखना होगा। और उन लिविंग रिएक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ों का होना भी ज़रूरी है जो उन रिएक्शंस को ना एक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और उन रिएक्शंस को थोड़ा जल्दी करवाती हैं, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत बहुत जल्दी भी होती है। सो उस जल्दी एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए फॉर अ क्विक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हमें उन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत भी होती है। वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन से हमने फाइब्रस प्रोटीन भी पढ़े थे और ग्लोबुलर प्रोटीन भी पढ़े थे। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और इन ग्लोबुलर प्रोटीन को जो कि इन रिएक्शंस को तेज़ कराते हैं, हम इन्हें बायोकैटालिस्ट कहते हैं। बायोकैटालिस्ट का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में, जो लिविंग बॉडी है, उसके केमिकल रिएक्शंस को जल्दी से करवाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लाइफ जो है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर हो रही हैं उनके बगैर नहीं हो सकती। तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो इनको कैटालाइज करते हैं। ठीक है, कुछ कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कि वो कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स आएँ और इन रिएक्शंस को जल्दी से कराएँ। इन कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स को जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जल्दी से करवाते हैं, ठीक है, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। कह रहे हैं एंजाइम्स के बगैर ये जो डायनामिक एंड स्टेडी स्टेट है सेल की, ये हो ही नहीं सकती। यानी कि सेल की डायनामिक और स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, डायनामिक और स्टेडी स्टेट क्या है? इट इज़ लाइक कि सेल जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो करता रहे, इसको डायनामिक स्टेट कहते हैं। और स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जिस लेवल पे कर रहा है वो, और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो अपने नॉर्मल लेवल पे ही मेंटेन रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है उसमें एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें कोरिलेशन का होना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। कुछ रिएक्शंस जो होते हैं ना, ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी मदद से हम बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, वी सिंथेसाइज लार्ज मॉलिक्यूल, और किसी भी रिएक्शन में हम वी क्लीव लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं या एनर्जी लिबरेट करते हैं। यानी कि कुछ जो होते हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, यानी कि उनको एनर्जी चाहिए होती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एनर्जी को लिबरेट करते हैं। ये सारे रिएक्शन जो हैं दे वुड अकर वेरी स्लोली। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारा, जो रूम टेम्परेचर होता है, अगर इन रिएक्शंस को जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं इनको हम चाहें कि हम बाहर करें, तो उन बाहर अगर करना स्टार्ट करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज़ 1 atm, ठीक है, ये वहाँ पर भी ये रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, और अगर होंगे तो बहुत स्लोली होंगे, बहुत स्लो होंगे। और लेकिन ये रिएक्शंस हमें बहुत जल्दी से कराने होते हैं, क्योंकि ये वो रिएक्शंस हैं जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। सो अगर हम खुद बताओ, अगर हम ये रिएक्शन तेज़ी से कराना चाहते हैं तो एक कंडीशन होती है कि उनका टेम्परेचर रेज़ कर दो। अब टेम्परेचर रेज़ करना आपकी बॉडी के अंदर, क्या तुम जिस्म के अंदर आग जला दोगे? ऐसा नहीं होगा ना। क्या तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने अंदर कोई हवा भरना स्टार्ट कर दोगे ताकि रिएक्शन जल्दी से हो, ताकि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हम ना तो हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शन, हमारे अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि इन रिएक्शंस को तेज़ी से कराने के लिए आपकी बॉडी में कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। कंडीशंस ये वो, ठीक है,
लिविंग सिस्टम में दीज रिएक्शन प्रोसीड एट हाई रेट, लिविंग सिस्टम के अंदर ये हाई रेट पे होते हैं, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सब्सटेंसेस और बायोकैटलिस्ट, ये स्पेशल सब्सटेंसेस और बायोकैटलिस्ट की वजह से है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, विच आर सिंथेसाइज इनसाइड द लिविंग सेल। और ये स्पेशल सब्सटेंसेस जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ गर्म मसाले आपने जिस्म के अंदर डाल रहे हो, पपीता जिस्म के अंदर डाल दिया गया यार गोश्त जो है वो जल्दी पक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी बायोकैटलिस्ट हैं, ये आपके लिविंग सेल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। इन बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं। एन का मतलब होता है इनसाइड, जाइम का मतलब होता है यीस्ट, एंजाइम का मतलब है इनसाइड यीस्ट, ठीक है। एंजाइम जो है, एंजाइम का वर्ड जो था ये यूज़ किया था फ्रेडरिच विल्हेम ने, ठीक है। एंजाइम को हम डिफाइन करना चाहते हैं, ये आपको याद करनी है। एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेशल केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो स्पेशल केमिकल रिएक्शंस को करवा सकती हैं तेज़ी से, हम उनको एंजाइम्स कहते हैं। और स्पेशल केमिकल रिएक्शन इसलिए का है, हम आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक ही रिएक्शन करा सकती हैं, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा रिएक्शंस करवा लेती हैं, ठीक है। वरना मोस्टली यही होता है कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन करवा रहा होता है। कह रहे हैं कुछ साल पहले हम लोग समझते थे कि एंजाइम जो हैं सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने, लेकिन 1980 के अंदर थॉमस सेक एंड सिडनी ऑल्टमैन ने ये कहा कि एंजाइम जो होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते, बल्कि उनके अंदर आरएनए भी, कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके बनती हैं। ऐसी एंजाइम जो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके बने, हम उनको राइबोजाइम्स कहते हैं। और ये रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस कराती हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, या लाइक जो आपका डीएनए आरएनए बन जाता है, मैसेंजर आरएनए, और वो चला जाता है आपके सेल के अंदर, तो उनके रिएक्शंस को करवाने के लिए, उन रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए इन चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होती हैं नेचर में। और ये अब मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो बायोकैटलिस्ट हैं, यानी कि वो रिएक्शन, वो एंजाइम्स, वो केमिकल्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है, जो कि आपकी लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शंस को करवाता है। और ये बनता कहाँ है? इट इज़ प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनता है। और सिंथेसाइज कहाँ होता है? सेल में, यानी कि सेल के अंदर बनते हैं। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का लिविंग पार्ट है, ठीक है। हम इसको इंशाल्लाह सेल के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म को। और कुछ ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। और दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक तो प्रोटीनेशियस है नेचर में, और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं किसके? ग्लोबुलर प्रोटीन्स के विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। सो एंजाइम जो हैं प्रोटीनेशियस हैं, यानी प्रोटीन ही नेचर हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के, ठीक है। एमसीक्यू उसका पॉइंट है ग्लोबुलर प्रोटीन, और हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और दे आइदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, या तो सिर्फ ये प्रोटीन से मिलकर बनी है, जैसे अमाइलेज है या पेप्सिन है, या कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा होता है, जिसका एसिटाइल को है। तो एसिटाइल को है वो एंजाइम है जिसके साथ प्रोटीन पार्ट तो है ही है, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम विच एक्ट विद इन द सेल वेयर दे हैव बीन प्रोड्यूस आर कॉल्ड एंडोएंजाइम। ऐसी एंजाइम जो उसी सेल के अंदर काम करेंगे जिस सेल के अंदर वो बनाई गई हैं, जिनको, जहाँ पर इनको सिंथेसाइज किया गया है, जहाँ पर इनका सिंथेसिस हुआ है, ऐसी एंजाइम्स को हम एंडोएंजाइम्स कहते हैं। और ऐसी एंजाइम्स जो उस सेल के अंदर नहीं करती हैं, बल्कि वहाँ उस सेल से निकल के किसी दूसरे सेल में जाके काम करती हैं, यानी कि ऐसी एंजाइम जो उस सेल में काम ना करें जहाँ पर वो बनाई गई हैं। तो एंजाइम्स विच एक्ट आउटसाइड द सेल आर कॉल्ड एक्सोएंजाइम। एंजाइम जो होती हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि स्पेसिफिक नेचर का मतलब है कि कुछ एंजाइम्स जो होंगी वो एक ही तरह के सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेंगी, ठीक है। यानी कि एक एंजाइम ऐसा है वो बोलेगा नहीं मुझे यही सबस्ट्रेट चाहिए, यानी कि मुझे ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जो मेरी एक्टिव साइट के अंदर आ सके। अभी एक्टिव साइट क्या है ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो एंजाइम का नेचर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है और फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक तरह की वो एंजाइम जो ऑक्सीडेजेस हैं वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा सकती हैं, ठीक है। रिडक्टेजेस जो हैं वो रिडक्टेज रिएक्शन करा सकती हैं, रिडक्शन रिएक्शन कराती हैं। सो दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड फंक्शन। और ये जो होती हैं दे आर ग्रेटर इन साइज। अब सबस्ट्रेट क्या है? मैं बार बार सबस्ट्रेट का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। भाई सबस्ट्रेट होता है रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है ना, जिनके ऊपर आपने रिएक्शन करना है, वो जो रिएक्टेंट है आपका उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो एंजाइम जो होती हैं उन रिएक्टेंट से बहुत बड़ी होती हैं, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर आपने रिएक्शन करना है आप, और जो आप रिएक्शन करवा रहे हो आपको बड़ा होना चाहिए उनसे। सो एंजाइम जो होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं अपने सबस्ट्रेट से, ठीक है। एंजाइम जो होती हैं उनकी एक पार्टिकुलर साइट होती है, ख़ास साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है, ठीक है। उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। सो दीज आर द पार्टिकुलर साइट
जहाँ पर सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है, द साइट्स, ठीक है, दे हैव पार्टिकुलर साइट्स दैट रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम जो हैं उनके रिएक्शन, अच्छा एंजाइम्स की एक्टिविटी है। अब एंजाइम खुद क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाती हैं। अब हम एंजाइम की एक्टिविटी को भी तेज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ आयंस या सॉल्ट की मदद से। सो वो आयंस या वो सॉल्ट जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करते हैं यानी तेज़ कराते हैं, उनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। और वो ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकते हैं, उन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। जो अगर तेज़ कराते हैं तो एक्टिवेटर्स कहते हैं, इनहिबिट करते हैं तो इनहिबिटर कहलाते हैं। तो तेज़ कौन से करा सकते हैं, मैग्नीशियम आयन यूज़ कर लो, मैग्नीशियम आयन, आप मैग्नीज आयन यूज़ कर लो, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन हो गया, मैग्नीशियम और मैग्नीज आयन, ये क्या करते हैं, ये आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट कराती हैं। तो MnMgCl आपको याद होना चाहिए कि ये एक्टिवेटर्स हैं। और इनहिबिट कौन से करती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक सकती हैं। एक तो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो आपका रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी एंजाइम्स को वो यूज़ कर ले, ठीक है। अब कोई खाली एंजाइम नहीं बची कि जो सबस्ट्रेट दोबारा जाके उनसे रिएक्ट करे, तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होगी। एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये भी तो, और इट कैन एक्ट एज एन इनहिबिटर, और pH एंड टेम्परेचर, ठीक है। बल्कि यहाँ पे इन्होंने पता है एक इशू किया है, इन्होंने आई गेस यहाँ पर ये बुक बिकॉज प्रिंट हुई थी तो यहाँ पर मसला है, वो ये पॉइंट ऐसा नहीं है। एंजाइम जो हैं दे कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स विच आर कॉल्ड इनहिबिटर्स, और उसमें pH और टेम्परेचर जो है, अगर pH बहुत ज़्यादा चेंज कर दो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज कर दो, तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पर। अगर मैंने आपको कंफ्यूज किया है तो खैर कंफ्यूज नहीं हो। देखें, एंजाइम जो हैं ये इनहिबिट हो जाती हैं, किससे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, एंजाइम की कंसंट्रेशन से, pH और टेम्परेचर से। चलें आप इतना याद रख लें काफ़ी है, बिकॉज आगे जो कुछ फैक्टर्स आएंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो मैं उसमें इस चीज़ को दोबारा रिपीट करूँगा और डिटेल में बताऊँगा कि pH का क्या असर होता है, टेम्परेचर का क्या असर होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या होता है। एंजाइम जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं, यानी कि ख़ास स्पेसिफिक pH पे काम करती हैं। आपकी एक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है, ये पेप्सिन जो एंजाइम है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करती है। पेप्सिन कहती है मुझे pH जो चाहिए वो एसिडिक होनी चाहिए। एसिडिक pH क्या होती है, 1 से लेके 6 के बीच में, बिकॉज 7 तो न्यूट्रल होती है। तो अगर pH जो है 7 से कम है वो एसिडिक है। तो पेप्सिन कहती है मुझे 2 pH चाहिए, तो pH अगर 2 है तो पेप्सिन काम बेहतरीन करेगा। वरना अगर pH आप बढ़ा दो, 8 कर दो, 9 कर दो, यानी कि बेसिक कर दो, तो आपका पेप्सिन है वो काम नहीं करता। तो एंजाइम्स होती हैं दे रिमेन केमिकली अनचेंज, यानी कि जब रिएक्शन एंजाइम्स करवा रही हैं तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैंने 4 एंजाइम्स को रिएक्शन करवा रही थी, रिएक्शन के बाद वो ख़त्म हो गई, नहीं। एंजाइम जो होती हैं वो अनचेंज रहती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। बस एंजाइम करती ये हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, केमिकल रिएक्शंस का रेट वो बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ये सब थी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंजाइम की बात करें, एंजाइम जो होती है ना, इट स्पेसिफिकली रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, एक स्पेशल सब्सटेंस है या स्पेशल रिएक्टेंट है जिनके साथ एंजाइम रिएक्ट कर सकती है। अगर एक्टिव साइट की बात करें, एक एंजाइम जो होती है इट हैज़ अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। एक एंजाइम, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा एंजाइम का स्ट्रक्चर है, रफली बना रहा हूँ, ये एंजाइम जो होता है ना, इस एंजाइम का एक ख़ास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ना इसके चार्ज होते हैं, यानी कि एंजाइम के जो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। तो एंजाइम के पास एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर वो चार्ज होती है, वो वाली जगह वहाँ पे चार्ज मौजूद होता है, और इसके साथ साथ उसकी शेप ऐसी होती है कि जिस रिएक्टेंट के साथ एंजाइम ने रिएक्ट करना है वो रिएक्टेंट इसके अंदर आके फिट हो सकता है, ठीक है। तो इस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ फॉर्म बाय सम अमाइनो एसिड। अब एंजाइम जो होती हैं प्रोटीन से मिलकर बनी है, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से। सो ये जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है और एक्टिव साइट पे जो चार्ज मौजूद है, ठीक है, ये चार्ज कुछ अमाइनो एसिड्स की वजह से होता है, ठीक है। एक्टिव साइट कौन बनाता है, शेप कौन डिटरमाइन करता है, उसका चार्ज कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज़ अमाइनो एसिड यहाँ पे मौजूद होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। अमाइनो एसिड्स विच फॉर्म द एक्टिव साइट कम क्लोज, जो वो अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट बनाते हैं ना, वो बहुत करीब आ जाते हैं और उनकी कॉइलिंग होती है और फोल्डिंग होती है इनटू ग्लोबुलर सिमेट्री। यानी ग्लोबुलर सिमेट्री यानी कि एक एंजाइम है, वो एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं,
तो उन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर वो जो हमारे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं ना, वो ख़ास फोल्डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, और फोल्डेड फॉर्म में क्या करते हैं, एक्टिव साइट बनाते हैं। तो अगर हम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की बात करें तो उसके दो रीजन होते हैं, एक बाइंडिंग और कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पर के एक्टिव साइट की वो साइट होती है, बाइंडिंग साइट, जहाँ पर अमाइनो एसिड जो होते हैं टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं विद सबस्ट्रेट, यानी कि वो साइड एक्टिव साइट पे मौजूद, एक्टिव साइट की वो वाली साइड जहाँ पर जो अमाइनो एसिड जो हैं वो बॉन्ड तो बनाएंगे बट टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे सबस्ट्रेट के साथ। ऑन अदर हैंड सम अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी, और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो रिएक्शंस करवाएंगे, यानी कि सबस्ट्रेट तो बाइंड हो गया, अब उस सबस्ट्रेट को जो चेंज करना है, जो उसका फर्दर काम करना है, वो कौन करवाएंगे, वो ये अमाइनो एसिड्स करवाएंगे। यानी कि वो यहाँ पर मौजूद के एक्टिव साइट के अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कुछ खास रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और ये रिएक्शंस कहाँ पर होगा, कैटालाइटिक साइट में होगा। सो वो साइट जहाँ पर कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है उसको कैटालाइटिक साइट कहते हैं, और जहाँ पर टेम्परेरी बाइंडिंग होती है आपके सबस्ट्रेट की उसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं, जहाँ पर टेम्परेरी बॉन्ड बनते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट कह रहे हैं जो एक्टिव साइट है एंजाइम्स की, इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। अच्छा नहीं कह रहे हैं एक्टिव साइट के अलावा बात करें सिर्फ एंजाइम की। अगर हम एंजाइम की बात करें, जो एंजाइम जो होते हैं कभी कभी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सो अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, हमने एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर की बात तो कर ली, अब एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कह रहे हैं एंजाइम जो होते हैं आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है। कुछ एंजाइम जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हैं, ठीक है। ऐसे एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं उनको एपो एंजाइम कहते हैं। क्या, एपो एंजाइम। वो एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हैं उनको हम एपो एंजाइम कहते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से मिलके तो बने होते हैं, उनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन से मिलके बने हैं लेकिन अपने साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखते हैं, इनको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो कंजुगेटेड एंजाइम वो होती हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर बनी होती हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो प्रोटीन के साथ लगा होता है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। सो आगे बात करें कि कोफैक्टर जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म्स द कैटालाइटिक एक्टिविटी। यही कोफैक्टर है जो क्या काम करवाता है। कोफैक्टर का काम ये है कि सबसे पहले वो सबस्ट्रेट को लाएगा, यानी सबस्ट्रेट को उसने पकड़ा और वो ये एंजाइम है और उसकी ये एक्टिव साइड है स्क्वायर शेप वाली, तो ऐसा सबस्ट्रेट ये पकड़ेगा कोफैक्टर जो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर शेप सबस्ट्रेट को ये लाएगा और एक्टिव साइट के साथ अटैच करा देगा। सो कोफैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट, और क्या करता है इसके साथ साथ कैटालाइटिक एक्टिविटी भी करवाएगा, यानी कि एंजाइम का जो काम है वो भी करवाएगा। इसके साथ साथ जो कोफैक्टर होते हैं, अब कोफैक्टर तो मैंने बता दिया कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं। कोफैक्टर जो है ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ। तो जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं वो ज़्यादातर मेटेलिक आयन्स होते हैं, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं दे आर मोस्टली मेटल्स के आयन, जैसे कि मैग्नीशियम आयन हो गया, जिंक आयन हो गया, आयरन का आयन हो गया, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहलाते हैं, मेटेलिक आयन। और ये कैसे होते हैं, दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स बिकॉज दे गेट अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं आपके हमेशा वो डिटैचेबल होंगे। डिटैचेबल का मतलब है कि जब सबस्ट्रेट आएगा और एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो कोफैक्टर्स जो हैं ये आके अटैच हो जाएंगे एंजाइम के साथ और वो रिएक्शन करवा देंगे। जब आपका सबस्ट्रेट रिएक्शन के बाद पूरा ख़त्म हो चुका है, वो उसने प्रोडक्ट बना लिया है, तो अब कोफैक्टर एंजाइम से जो एंजाइम के जो प्रोटीन पार्ट से लग गए थे अब वो उससे अलग हो जाएंगे और रिलीज़ हो जाएंगे। सो यानी कि ये अटैच और डिटैच दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं डिटैचेबल हैं, यानी कि आपके रिएक्शन के टाइम पे अटैच हो जाएंगे वरना रिएक्शन के बाद ये डिटैच हो जाएंगे, और इसीलिए हम इनको एक्टिवेटर्स कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे गेट अटैच। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर आप उनको क्या कहते हो, ठीक है, उनको क्या कहते हो आप, उनको कहते हो एक्टिवेटर, ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को। दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स। जो दूसरे कोफैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखो मैंने कोफैक्टर बताया,
मैंने कहा कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर मैंने इनऑर्गेनिक को बता दिया आपके क्या होता है वो। अब मैंने कहा कि ऑर्गेनिक की बात करता हूँ। अब जो ऑर्गेनिक हैं वो खुद दो तरह के हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं वो कोएंजाइम भी हो सकता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अब कोफैक्टर खुद दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज़ या तो वो कोएंजाइम होगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर, या ऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। ये जो कोएंजाइम होता है ना ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कोएंजाइम होता है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। ये कोएंजाइम जो है ये विटामिन से ड्राइव होते हैं, ठीक है। जैसे कि निकोटीन एक विटामिन है और फ्लेविन, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, NAD एंड FAD। सो कोएंजाइम की एग्जांपल अक्सर पूछी जाती है, दैट इज़ NAD एंड FAD। ये आपके कोएंजाइम की एग्जांपल हैं, ठीक है, जो किससे मिलके बने हैं, जो अमाइनो एसिड जो विटामिन से ड्राइव होते हैं। कौन से विटामिन से? जो NAD है वो निकोटीन से होता है, और जो फ्लेविन से कौन सा होता है, FAD होता है। दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं इनऑर्गेनिक की तरह? बिकॉज जिस तरह इनऑर्गेनिक उसी वक्त सिर्फ अटैच होते थे जब वहाँ पर रिएक्शन हो रहा होता था, ये चीज़ें भी, ये मॉलिक्यूल्स जो कि कोएंजाइम्स हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कोएंजाइम बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी उन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह काम करेंगे, यानी सिर्फ उसी वक्त अटैच होंगे जब सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा होगा, ठीक है। और जब सबस्ट्रेट बाइंड करके अपना काम कर लेगा तो फिर क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। इसलिए हम कोएंजाइम को भी डिटैचेबल कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो डिटैचेबल कोफैक्टर कौन से हैं? आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर भी डिटैचेबल हैं, आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी डिटैचेबल हैं, और लेकिन कौन से वाले? सिर्फ और सिर्फ कोएंजाइम वाले। अगर हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर एक और है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप डिटैचेबल नहीं है, यानी कि ये असली हम कह सकते हैं कि ये भाई ये रियल कोफैक्टर है, रियल ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। बिकॉज कोएंजाइम तो ऑर्गेनिक तो था, बट भाई वो डिटैचेबल था। जो डिटैचेबल का मतलब है कि वो टेम्परेरी बॉन्ड बना रहा था एंजाइम के साथ, ठीक है। कोफैक्टर एंजाइम के साथ ही मिलते हैं ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये बॉन्ड जो बनाता है एंजाइम के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है परमानेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और फिर परमानेंटली उस एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। और डू नॉट गेट डिटैच, ठीक है, डिटैच नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है पोरफायरिन, ठीक है, जो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है। आपको अगर ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप मेरी एक और वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मैंने फेडरल बायोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें मैंने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को डिटेल में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह इस बुक के अकॉर्डिंग भी मैं इसको बहुत जल्द एक्सप्लेन करूँगा। तो इट इज़ बॉन्डेड कोवेलेंटली, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए अटैच होता है कौन? प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये परमानेंट पार्ट होता है। और इस एग्जांपल क्या है? पोरफायरिन इसकी एग्जांपल है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। तो पोरफायरिन के पास क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, और पोरफायरिन किस में है? क्लोरोफिल में। अच्छा, कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम है जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर बना है। अच्छा, लेकिन कंजुगेटेड एंजाइम में से आप कोफैक्टर निकाल दो, नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर है वो निकाल दो, तो वो कहलाएगा एपो एंजाइम, यानी कि अकेला प्रोटीन वाला एंजाइम जिसके अंदर से आप कोफैक्टर निकाल दो तो वो एपो एंजाइम कहलाएगा। और अगर आप एक ऐसा एंजाइम जिसको कोफैक्टर चाहिए होता है, आप उसमें से कोफैक्टर निकाल दो तो वो अब अकेला काम नहीं करेगा, डू नॉट वर्क सेपरेटली। इन एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है, एक्टिवेटेड एंजाइम के अंदर कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज़ कॉल्ड होलो एंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन हो और साथ साथ में कोफैक्टर भी हो, उसको होलो एंजाइम कहते हैं। सो अगर पेपर में ऑप्शन आ जाए कि कंजुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम, तो आपने होलो एंजाइम में टिक करना, बिकॉज होलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन एक्टिवेटेड स्टेट में, ठीक है, एक्टिवेटेड स्टेट में होलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि जिनके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और साथ में कोफैक्टर भी लगा होता है। पेप्सिन की बात करें, अब होलो एंजाइम्स की बात कर ली हमने, अब पेप्सिन की बात करें यार। पेप्सिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये एमसीक्यू उसका पॉइंट है, ठीक है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, और जब पेप्सिन को सिक्रीट किया जाता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजिन। इसी तरह एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, TRYPSIN। ट्रिप्सिन की जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वो है ट्रिप्सेनोजिन। तो यानी कि ये जो आखिर में जन लगा देते हैं ना, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो पेप्सिन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म है पेप्सिनोजिन। जो प्रोटीन होता है हमारा, जो एंजाइम है पेप्सिन, ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में छोड़ा जा रहा है इसे,
यानी कि रिलीज़ जो हो रहा है इनएक्टिवेटेड स्टेट में रिलीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों है यार? अगर इसे हम डायरेक्टली एक्टिवेटेड स्टेट में रिलीज़ कर लेना तो ये ऐसी उन प्रोटीन्स को, या पेप्सिन जो है ना ये प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है, तो अगर प्रोटीन्स को हम डायरेक्टली एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ करें तो ये हमारे उन ख़ास स्ट्रक्चर्स को भी डाइजेस्ट कर देगा जो हमें डाइजेस्ट नहीं कराना है। ख़ास तौर पे सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसीलिए पेप्सिन को हम पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, जो कि पेप्सिनोजिन है। और फिर जब हमें, अब ये इनएक्टिवेटेड पेप्सिनोजिन कैसा होता है यार? होता नॉर्मली पेप्सिन जो है इतने प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है, ये पेप्सिन होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन अगर इसके साथ एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड की चेन लगी हुई है, एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन लगी हुई है, ठीक है, पेप्टाइड चेन वही बात है, यानी कि इसके अंदर साथ में और बहुत सारे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। सो अगर पेप्सिन के साथ एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन लगी हुई है तो इसको हम कहेंगे ये पेप्सिनोजिन है, और ये इनएक्टिव है। और इनएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अगर तो होता क्या है, जब एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन लगी हुई है, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है भाई? इससे फ़र्क ये पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी एक कैटालिटिक साइड यहाँ पर है, एक्टिव साइड यहाँ पर है, तो वहाँ पर तो पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन ने एक्टिव साइड को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। व्हेन पेप्सिनोजिन एक्ट विद HCl, अब पेट के अंदर जब रिलीज़ हो जाता है ना तो स्टमक के अंदर आ जाता है, और स्टमक के अंदर मौजूद होता है आपका HCl। तो जब आपका पेप्सिनोजिन HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई थी ना वो निकल जाती है, और हमारा पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और अपना काम जिसके लिए बनाया गया है वो ये करता है। सो ग्लास दैट वाज इट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। कोई इशू है, अभी भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, और इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे, दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। इसमें जो मैंने पढ़ाया है, मैं पेपर के लिहाज से कहूँ कि जो आपका सिंध का पेपर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात एंजाइम की डेफिनेशन, और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ख़ास तौर पे इन पॉइंट्स में से आपको 8 तो याद करने हैं। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ सकते हैं, लेकिन अक्सर ये शॉर्ट में ही पूछते हैं। सो आपको, लेकिन आपको 8 याद कर लेने, और देखें याद करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ से MCQs भी वैसे बनेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको याद करना है, वरना कम से कम कोशिश करें 6 तो याद कर ही लें, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यार आई वॉन्ट से दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें कोफैक्टर की डेफिनेशन याद कर लो आप, को एंजाइम की डेफिनेशन याद कर लो, प्रोस्थेटिक ग्रुप की, एपो एंजाइम की और होलो एंजाइम की, इन सब की सिर्फ डेफिनेशन याद कर लें। इंशाल्लाह इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।